Hi students, myself Mazin Kumar. Today I am going to explain series resonance topic of Unit 5 Network Theory. इससे पहले के क्लास में हम सीरीज रेजोनेंस का पहला लेक्चर हम दे चुके हैं। इसमें हम RLC सर्किट का जो कंपोनेंट्स है उससे संबंधित छोटी छोटी जो बात था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देखे थे। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है π=1/2π√LC, उसको ड्राइव भी किए थे। और आगे नेक्स्ट हम हमारा जो टॉपिक है इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट का इम्पीडेंस और फेज एंगल के बीच क्या रिलेशन है, किस तरह से दोनों में संबंध है रेजोनेंट सर्किट में, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जेड इम्पीडेंस है। RLC सर्किट का इम्पीडेंस है और इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारा √R² + ω/L - 1/ωc का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है और ये हमारा इम्पीडेंस और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है। ये हमारा एंगल और इम्पीडेंस का ग्राफ है, करंट का ग्राफ है। इन केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इन केस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में करंट किस तरह से लीड करता है वोल्टेज के साथ, और इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ किस तरह से करंट लैग करता है। तो सपोज दैट इनिशियली मान लेते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी जब होता है, जब फ्रीक्वेंसी मेरा जीरो हो जाएगा, उस केस में XC दैट मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस बोथ गोज इन्फिनाइटली लार्ज, वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका कारण यह है क्योंकि व्हेन फ्रीक्वेंसी जीरो कैपेसिटिव रिएक्टेंस goes very high and impedance goes very high, because at zero frequency capacitor acts like open circuit and inductor acts like short circuit। ओपन सर्किट एक्ट करता है जिस वजह से इसका जो वैल्यू है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और इम्पीडेंस भी बहुत अधिक हो जाता है। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जब फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि FR=1/2π√LC, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला पे, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करेगा XC डिक्रीज करेगा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो मान है वो घटेगा, वहीं XL इंक्रीज करता है। ये हमारा टोटली जो इम्पीडेंस RLC सर्किट है उससे संबंधित सारा चीज़ आप दिमाग में रखें। इस तरह से RLC सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है उसको भी दिमाग में रखें। एक बार हम समराइज कर देते हैं। अगर हम ये देखें तो ये वोल्टेज और करंट का रिलेशन है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखें तो ये 90 डिग्री फेज में है, ये मेरा करंट है, ये मेरा वोल्टेज है। यानी कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। इन केस ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर के केस में देखें तो यही चीज़ नीचे चला जाता है वोल्टेज, और ये मेरा करंट है। 90 डिग्री से VC लिख देते हैं, आगे VL लिख देते हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। तो देख रहे हैं ग्राफ से कि किस तरह से अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज दोनों फेज में है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है और करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो
वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा है और करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हम इस टॉपिक को आगे फिर से आगे इंट्रोड्यूस करते हैं। एट फ्रीक्वेंसी बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नीचे के फ्रीक्वेंसी अगर हो, जब फ्रीक्वेंसी मेरा रेजोनेंट से नीचे चला जाएगा, जेड डिक्रीजेज अलॉन्ग विद द एक्सी, तो जेड का जो मान होगा एक्सी के अलॉन्ग डिक्रीज करेगा। जेड का जो मान है ये देखिए जेड, ये जेड का मान है वो एक्सी के अलॉन्ग धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम डिक्रीजिंग पॉइंट तक पे इंक्रीज करेगा ड्यू टू एक्सेल। एक्सेल के बढ़ने से जेड का मान इंक्रीज ही करता है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सी और एक्सेल इक्वल होगा। जब हम रेजोनेंट की बात करते हैं तो उस केस में एक्सेल इक्वल टू एक्सी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दो का मान दोनों बराबर हो जाता है। उस केस में जेड का जो मान है यानी इम्पीडेंस का मान जो है वो रेजिस्टेंस के मान के बराबर आ जाता है। एवं द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, एक्सेल लार्जर देन एक्सी, एक्सेल का मान बढ़ जाता है। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो एक्सेल का मान बढ़ता है इस एक्सी के वैल्यू से, जिस वजह से जेड जो है मेरा इम्पीडेंस इंक्रीज कर जाता है। जब इम्पीडेंस इंक्रीज कर जाएगा तो निश्चित है कि वहाँ पे करंट का कंडक्शन या करंट फ्लो कम होता है। रेजोनेंट पॉइंट है क्या? रेजोनेंट पॉइंट वैसा पॉइंट है उस समय हमें सर्किट से मैक्सिमम करंट यानी मैक्सिमम आउटपुट करंट मिलता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेजोनेंट पॉइंट, क्योंकि रेजोनेंट के कंडीशन में एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाता है। एक्सेल और एक्सी जब बराबर हो जाता है तो जेड का मान रेजिस्टेंस आर के बराबर हो जाता है, यानी कि इम्पीडेंस बहुत ही लो हो जाता है उस आरएलसी सर्किट का। जब इम्पीडेंस लो हो जाता है तो हम जानते हैं जब इम्पीडेंस लो होगा तो निश्चित तौर पे उसमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। जो फेज एंगल होगा जेड इंक्रीजेस, अब देखिए जेड जिस तरह से इंक्रीज करेगा इस तरह से जेड का इंक्रीज होगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा तो फेज एंगल पर भी प्रभाव पड़ेगा। फेज एंगल जो होगा हमारे फ्रीक्वेंसी के फ्रैक्शन में इंक्रीज करते जाएगा। देखिए इस केस में हमारा फेज एंगल किस तरह से 90 डिग्री से ये लैग है, करंट लैग कर रहा है, यानी कि ये इंडक्टिव का केस है और ये कैपेसिटिव का केस है, इसमें करंट लीड कर रहा है। इस फिगर को अगर हम देखें तो फेज एंगल करंट का जो फेज एंगल है 90 डिग्री माइनस में है और इस केस में करंट का जो फेज एंगल है 90 डिग्री प्लस में है विथ वोल्टेज। ये मेरा वोल्टेज है। कैपेसिटिव केस में आई लीड्स 90 डिग्री विथ वोल्टेज, इंडक्टिव के केस में आई लैग्स विथ 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज। एट फ्रीक्वेंसी बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे जाएं, मान लिया कि मेरा रेजोनेंट पॉइंट है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जब नीचे जाते हैं तो कैपेसिटिव का मान बढ़ता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंक्रीज करता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंक्रीज करता है जिस वजह से हमारा करंट लीड करता है, करंट लीड करता है हमारा अप्लाइड वोल्टेज से, यानी कि करंट लीड्स 90 डिग्री विद द अप्लाइड वोल्टेज। 90 डिग्री नहीं, अभी आप बस यही ध्यान में रखिए कि करंट उस केस में लीड करता है। उस केस में हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान डिक्रीज करता है। फेज एंगल डिक्रीज करता है, फेज एंगल डिक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस द रेजोनेंट वैल्यू एंड इज जीरो। फेज एंगल डिक्रीज करता है, जीरो हो जाता है रेजोनेंट वैल्यू पे जाकर के। एट फ्रीक्वेंसी एवं रेजोनेंस, जब हमारा फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ऊपर होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे ही रेजोनेंट वैल्यू से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे इसका मान बढ़ते जाता है। एवं करंट लैग्स बिहाइंड द, अभी हमने देखा कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा रेजोनेंट पॉइंट से करंट लैग करना शुरू कर दिया और रेजोनेंट पॉइंट पे तो हम देख लिए कि फेज एंगल जीरो हो गया।
रेजोनेंट पॉइंट से जब नीचे आए तो 90 डिग्री से लैग किया, जब रेजोनेंट पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे तो करंट 90 डिग्री से करंट यहाँ 90 डिग्री से लीड कर दिया रेजोनेंट पॉइंट से नीचे, क्योंकि कैपेसिटी फुल्ली सर्किट जो है कैपेसिटिव इंडक्टेंस बन गया। और जब रेजोनेंट पॉइंट पे था तो उस समय फ्रीक्वेंसी हमारा जब फेज एंगल था 0 था, और जैसे ही रेजोनेंट पॉइंट से ऊपर बढ़ा तो फेज एंगल धीरे धीरे 90 डिग्री बन गया, क्योंकि above resonant point circuit behaves like fully inductive circuit and phase angle goes to 90 degree। तो ये है फिगर फेज एंगल का, ये फिगर इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का है, और बाकी का बेसिक आप देखिएगा जो पीडीएफ दिए हैं उसको सामने रख के समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। आगे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद फिर लेवल को आगे इंक्रीज करते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल देना फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, determine the impedance at resonance frequency, mind the at resonance frequency 10 Hz above resonance frequency, 10 Hz above resonance frequency and 10 Hz below resonance frequency and 10 Hz below resonance। अभी इससे पीछे पिछले इससे पहले टॉपिक पढ़े हैं में एवब और बिलो का वर्ड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से एवब और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बिलो वर्ड, और उसके बारे में देखे थे कि किस तरह से फेज एंगल इंक्रीज और डिक्रीज करता है विद द लैगिंग और लीडिंग ऑफ करंट विद चेंज ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर के चेंज होने से, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से किस तरह से करंट लैग कर रहा था, लीड कर रहा था, एंगल 0 हो रहा था, एंगल -90 डिग्री जा रहा था, और करंट का एंगल +90 डिग्री जा रहा था। इसके बाद इसी से संबंधित हमारा ये न्यूमेरिकल दिया गया, इसमें बोल रहा एक सर्किट दिया, देखिए सर्किट साइड में बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इंडक्टेंस है 0.1 हेनरी का है, और ये कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फैराड का है। इसमें हम निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको इम्पीडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस एंड 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f = 1/2π LC होता है। इससे पहले वाले क्लास में, पहले वाले वीडियो में हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं, तो देख लीजिएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद 2π√L, L है 0.1 इंटू C का वैल्यू पुट करेंगे 10 माइक्रो फैराड है, इसलिए 10⁻⁻⁶ वैल्यू पुट होगा। इसको सोल्व करने के बाद आपका वैल्यू 159.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसका यूनिट हर्ट्ज 159.2 हर्ट्ज आएगा। तो ये हो गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमारा सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन है 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस एंड 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंस।
तो 10 हर्ट्ज एबव और 10 हर्ट्ज बिलो हम दो केस कराएंगे। एक बार 10 हर्ट्ज इसमें जोड़ देंगे और दूसरे केस में 10 हर्ट्ज डिक्रीज कर देंगे। तो लिखेंगे एट 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस, तो 159.2 प्लस 10 169.2 हर्ट्ज हो जाएगा। एंड एट 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंस, इस केस में 159.2 हर्ट्ज डिवाइड सब्ट्रैक्टेड 10 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 149.2 हर्ट्ज। तो ये हमारा दो केस बन गया, एक 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस एंड 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंस। अब दोनों ही केस से हम इम्पीडेंस निकालेंगे, ये इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए, क्योंकि अभी हम देखें इसके पहले वाले फॉर्मूला में इम्पीडेंस का फॉर्मूला Z = R² XL - XC का होल स्क्वायर, वेयर XL = ओमेगा L और XC = 1/ओमेगा XC। ओके, तो ये फॉर्मूला पुट करने के बाद हम सेपरेटली XL और XC निकालेंगे। XL भी दो केस निकलेगा, XL यानी XL1 और XL2, XC भी हम दो निकालेंगे, XC1 और XC2। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निकालते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC1 = 1/ओमेगा XC1 1/2 पाई FRC, 1/2 पाई का मान 22/7 या 3.12 रिपोर्ट कर सकते हैं। F0 का वैल्यू जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था 159। हाँ, याद रखिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आप इस केस में निकाल रहे हैं, एबव के केस में, तो ये पुट करेंगे, और बिलो के केस में निकाल रहे हैं तो ये पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बिलो वाला निकाल लेते हैं, 149.2 FR और C का मान 10 × 10⁻⁶ है। इसको आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद इसका मान 106.6, और क्योंकि ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका यूनिट ओम में आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं कैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस, कैपेसिटिव एबव 10 हर्ट्ज रेजोनेंस। 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस के लिए निकालेंगे XC2 1/ओमेगा XC2, XC1 कर दीजिए, इससे आपको होगा 1/2 पाई FRC2 1/2 पाई का मान फिर से 3.1 को क्रॉस FR का मान यहाँ पे आ जाएगा 169.2 इंटू C2 10 इंटू 10⁻⁶। आफ्टर सोल्यूशन ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 94.06 ओम आएगा। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस below above 10 hertz and this one is capacitive reactance below 10 hertz resonance frequency। अब हम निकाल लेते हैं, अभी हम देखिए हमको निकालना Z है, अभी तक हम सिर्फ दोनों ही केस का सिर्फ XC का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। अब दोनों ही केस का हम XL का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
जेड का वैल्यू हमें मालूम है, जेड का वैल्यू हमारा सॉरी आर का वैल्यू मालूम है 10 ओम होगा, तो मेन हमें एक्सी और एक्सएल कन्वर्ट करना है। तो दोनों ही केस के लिए अब एक्सएल निकालेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंस, तो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा सेल 2 पाई एफ आर इंटू एक्सएल, तो 2 पाई 3.14 एफ आर का वैल्यू बिलो के लिए 149.2 इंटू एक्सएल का वैल्यू 0.1 हेनरी। आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 93.75 ओम, 3.75 ओम। इसी तरह से हम XL1 इसका नाम देते हैं, XL2 निकालते हैं तो ओमेगा XL2 और ये 2 पाई एफ आर नहीं लिखते रहेंगे एक्सएल, एफ आर एक्सएल या एफ आर एल सीधे यहाँ पर रखिए, L1 2 इंटू 3.14 एफ आर एवब के लिए 169.2 इंटू L2 का मान फिर वही रखा है 0.1 हेनरी। इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 106.31 ओम। तो अभी तक हम दो केस यानी कि 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस 93.75, 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 106.31। अब हमारा आधा काम हो चुका है, अब हमको सिर्फ जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट करेंगे, आगे बढ़े दो केस बनेगा और दोनों ही केस के लिए हम सब मान निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कॉपी में नोट करते जाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ impedance at 149.2 hertz, that means below 10 hertz resonance frequency, that is below 10 hertz frequency, below 10 hertz resonance frequency के केस में impedance Z का मान √R² प्लस ओमेगा XL माइनस XC वैल्यू पुट कर देंगे। R का वैल्यू 10, XL दैट मीन्स XL1, XL1 मेरा कितना था 93.75 और XC1 106.6। आफ्टर सॉल्यूशन इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इम्पीडेंस जेड का मान बिलो 10 हर्ट्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो देगा वो देगा 16.28 ओम, बिकॉज इट इज अ इम्पीडेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम। नेक्स्ट अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि XC1 ग्रेटर है, XC1 इज ग्रेटर देन XL1। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पीडेंस है फुली कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटिव इम्पीडेंस एट 169.2 है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं आप। अब हम यानी कि ये हम
बिलो 10 हर्ट्ज के लिए निकालें, अब एबव 10 हर्ट्ज के लिए निकालें। इम्पीडेंस at 169.2 hertz, that is above 10 hertz resonance frequency। इसे फॉर्मूला लगाएंगे √r² प्लस xl2 माइनस xc2 और 10 का स्क्वायर प्लस xl2 याद कीजिए, ये हमारा xl2 106.31 माइनस xc2 हमारा 94.06 आया था, 94.06। इसको सॉल्व कर देंगे, आफ्टर सॉल्यूशन हमारा आंसर 15.81 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था कि इम्पीडेंस का मान निकालना है 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड 10 हर्ट्ज एबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में देखते हैं क्या कि हमारा एक्सएल का मान ग्रेटर है एक्सी से, तो दिस इम्पीडेंस इज फुल्ली इंडक्टिव इम्पीडेंस एंड हम लोग इसको एनालाइज करेंगे और भी इस तरह से संबंधित इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए घर में। जहाँ नहीं समझ में आया हो व्हाट्सएप पे हमें सेंड करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं ताकि आपको लाभ हो रहा है, इसके साथ साथ दूसरे को भी लाभ हो। थैंक यू।